ऑनलाइन अध्यापन में गोविंद नगर टीम से मैं संदीप शिंदे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो विषय है जिसपे हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है पाठ 5वां जूलिया। ठीक है, इसका हम आज स्वाध्याय करने वाले हैं, मतलब जो प्रश्न उत्तर हैं, कृतियां हैं। ठीक है, मतलब ग्रहण के जो प्रश्न हैं वो सब हम यहाँ पे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार से आपको उत्तर लिखने हैं वो सब आज इस पाठ में हम देखेंगे। पिछले पाठ में हमने स्वाध्याय उसे हमने पूर्ण किया था, परंतु समय के अभाव के कारण हम स्वाध्याय पूर्ण न कर सके थे। तो आज के पाठ में हम हमारा जो स्वाध्याय है उसे पूर्ण करेंगे, परंतु उसके पहले थोड़ा सा संक्षिप्त में हम पुनरावलोकन कर लेंगे इस पाठ का। ये पाठ जो है इसका नाम जूलिया है। इसके लेखक हैं अंतोन चेखव जी। इस पाठ में मतलब ये जो नाटक लिखा गया है अंतोन चेखव जी के द्वारा, इसमें ये बताया गया है कि समाज में कुछ ऐसे भले लोग होते हैं जो भलमनसाहत में अपने साथ होने वाले अन्यायों को और ज्यादतियों को बर्दाश्त कर लेते हैं। जो उनके साथ अन्याय होता है या ज्यादती होती है उन्हें ये क्या करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, पर उनका विरोध करने की हिम्मत वे कभी नहीं जुटा पाते। ये जो एकांकिका है जो हमने अभी पढ़ी है पिछले दो पाठ में, इसमें एक पात्र है जूलिया, जो ऐसी ही एक दब्बू और भीरू महिला है जो अन्याय सहकर भी खामोश रहती है। जिस व्यक्ति के बच्चों को वो पढ़ाती है और उनकी देखभाल करती है, वह व्यक्ति उसे सबक सिखाने के लिए उसके साथ अन्याय करने का नाटक करता है। इस तरह वो जूलिया की आंखें खोलता है कि इस कठोर, निर्मम, क्रूर और हृदयहीन संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। उसे अपने आप को बचाए रखने के लिए निर्भीक होना पड़ेगा। यह लेखक जो ये जो इसमें दो एक जूलिया है और दूसरा जो पात्र है वो है उसका मालिक, गृह स्वामी। वो उसे सबक सिखाने के लिए उसके साथ अन्याय का नाटक करता है ताकि जूलिया खुद को बदल सके। वो एक डरपोक महिला है जो अपने अधिकारों को नहीं मांगती है, उनके लिए नहीं लड़ती है। तो इस तरीके से उसके साथ वो उसके धीरे धीरे जो मेहनताना है, जो उसकी तनख्वाह है उसे काटते जाता है ताकि कभी ना कभी जूलिया आवाज उठाए। परंतु नाटक के अंत तक जूलिया कभी भी उसका विरोध नहीं करती। जो भी उसका गृह स्वामी है कहता जाता है उसे मान लेती है। परंतु अंत में जो गृह स्वामी है उसे वो समझाता है, बताता है कि जिस तरीके से तुम जी रही हो ऐसे तुम्हारे साथ हमेशा अन्याय ही होगा। लोग तुम्हें ठगेंगे, लोग तुम्हारा हक है वो छीन लेंगे। इसलिए तुम्हें बदलना होगा, क्योंकि इस कठोर, निर्मम, क्रूर जो समाज है इसमें इस तरीके से रहते हुए हम अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। तो ये एक नाटक का थोड़ा सा सारांश था। तो आइए बच्चों, हम स्वाध्याय पे जाते हैं। हमने पहला प्रश्न उस दिन पूर्ण किया था, परंतु हम फिर से पहले प्रश्न से ही जाएंगे ताकि जो बच्चे उस दिन नहीं थे वो भी ये समझ सके। और बच्चों, आप लोगों से अनुरोध है कि ये जो प्रश्न उत्तर हैं इनके स्क्रीनशॉट आप समय समय पर लेते चलिएगा। चलिए, जूलिया स्वाध्याय प्रश्न, निम्नलिखित परिचय पढ़कर सूचना
जो जूलिया मैं तुम्हारी, यहाँ से उसकी शुरुआत है और अंत है ठीक है ना, यहाँ तक। शुरुआत कहाँ से है? जूलिया मैं तुम्हारी, परिच्छेद की शुरुआत, और ठीक है ना, यहाँ पे उस परिच्छेद का अंत हो रहा है। इसके बीच में जो परिच्छेद दिया, ये परिच्छेद जो दिया है उस पे ही आधारित हमारी प्रश्न नीचे दिए जाएंगे। कृतियां जो है उस पे आधारित ही होंगी। पहला है आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए के अनुसार और गृह स्वामी के अनुसार। जूलिया की जो तनख्वाह है, तनख्वाह यानी सैलरी, जिसे अंग्रेजी में हम सैलरी कहते हैं, जूलिया की तनख्वाह जूलिया के अनुसार क्या है और गृह स्वामी के अनुसार क्या है? तो जूलिया के अनुसार उसकी तनख्वाह थी 40 रूबल, और गृह स्वामी के अनुसार उसकी तनख्वाह थी 30 रूबल। के दो काम, मतलब जिस घर में वो काम किया करती थी वहां पे उसके महत्वपूर्ण काम क्या थे, किस काम के लिए उसे वहां पे रखा गया था, तो वो दो काम कौन से हैं वो हमें बताने हैं। किसके? जूलिया के दो काम। तो जूलिया के दो काम थे बच्चों की देखभाल और बच्चों को पढ़ाना। दो काम कौन से हैं? बच्चों की देखभाल और बच्चों को पढ़ाना। प्रश्न 3, परिच्छेद में आई एक पुस्तक का नाम जिसमें रोज की घटनाएं दर्ज होती है। मतलब परिच्छेद में, जो परिच्छेद में एक ऐसी किताब का नाम आया है उसे हमें वहां पे ढूंढ के लिखना है। तो कौन सी किताब है? जिसमें हम रोज की घटनाओं को, जो हमारे साथ घटित होता है, उसे हम वहां पे दर्ज करते हैं, या उसमें हिसाब किताब लिखते हैं, क्या खर्चा हुआ है, किससे कितना लेना है, किसको कितने दिए हैं, इन सब का लेखा जोखा जो रहता है उस किताब में लिखा जाता है, उस पुस्तक में लिखा जाता है। तो उस पुस्तक का नाम हमें वहां पे लिखना है। तो पुस्तक का नाम क्या है? डायरी। क्या नाम है उस पुस्तक का? डायरी। अगला है, गृह स्वामी के अनुसार यह काम काम नहीं होता। गृह स्वामी के अनुसार इस काम को काम नहीं कहते हैं। तो कौन सा काम है? तो वह है बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना। बच्चों को घुमाना गृह स्वामी जो है उसे काम नहीं मानता है। गृह स्वामी यानी उसका जो मालिक था, जिधर वो काम किया करती थी, कौन? जूलिया। तो इनके उत्तर सहित जो प्रश्न है वो यहाँ पे है। इनका स्क्रीनशॉट आप लोग निकाल लीजिए। चलिए तो हम आकलन कृति जो है, कृति 2, उसकी तरफ बढ़ते हैं। कृति 2, आकलन कृति। जूलिया ने कुल इतने दिन काम किए, जूलिया के अनुसार और गृह स्वामी के अनुसार। अब प्रश्न क्या है? जूलिया ने कुल इतने दिन काम किए। अब जूलिया ने कितने दिन काम किया था? उसमें भी दो चीजें हैं। एक है जूलिया के अनुसार कितने दिन किया था, और गृह स्वामी के अनुसार कितने दिन किया था। तो जूलिया के अनुसार क्या आएगा? 2 महीने 5 दिन। आप अगर परिच्छेद को पढ़ेंगे तो आपको वहां पे उत्तर मिलेगा 2 महीने 5 दिन, और गृह स्वामी के अनुसार 2 महीने। एक और बात यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बच्चों, जब भी आप इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? दिया गया जो परिच्छेद रहेगा, पैराग्राफ रहेगा, उसे बड़े ही ध्यान पूर्वक उसे पढ़ना है। एक बार या 2 बार इस तरीके से पढ़ लीजिए कि आपको सब कुछ याद हो जाए कि किस प्रश्न का उत्तर कहाँ है। इससे आपके परीक्षा में आपका जो समय है वो भी बचेगा, और आप बड़े आसानी से सही सही उत्तर यहाँ पे लिख पाएंगे। तो जूलिया के अनुसार क्या है यहाँ पे? 2 महीने 5 दिन उसकी तनख्वाह,
और ग्रह स्वामी के अनुसार जूलिया के अनुसार जो उसका कुल दिन है वो है 2 महीने 5 दिन, और ग्रह स्वामी के अनुसार है कुल 2 महीने। अगला प्रश्न, जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर। जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर कौन कौन से हैं? विनीत स्वर और दबे स्वर। पहला है विनीत स्वर और दूसरा है दबे स्वर। परिच्छेद के आधार पर 2 ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर ये हो। आप लोगों को 2 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, एक पैसों की और एक दो। इन दोनों शब्दों से आपको एक एक प्रश्न बनाना है जिनके उत्तर ये शब्द जो दिए गए हैं वो आपके आने चाहिए। कौन कौन से? पैसों की आना चाहिए पहले प्रश्न का उत्तर, और दूसरा आना चाहिए दो। तो इस पे हम प्रश्न क्या बना सकते हैं? ग्रह स्वामी के ख्याल से जूलिया को किसकी जरूरत थी? ग्रह स्वामी के ख्याल से जूलिया को किसकी जरूरत थी? किसकी थी? पैसों की। तो पहला तो हो गया। दूसरा बनेगा, गृह स्वामी ने कितनी बार डायरी का वास्ता दिया? गृह स्वामी ने कितनी बार डायरी का वास्ता दिया? तो कितनी बार दिया? कुल 2 बार। कितनी बार? कुल 2 बार। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिसमें आपको शब्द दिए हैं तो उस पे आपको प्रश्न बनाने होते हैं। पर यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपको ध्यान देने जैसी बात है कि जो प्रश्न बनेंगे वो परिच्छेद पे आधारित ही होने चाहिए। अगर आपने प्रश्न सही बनाया है परंतु वो परिच्छेद के बाहर का है, चाहे वो सही भी हो, तो भी आपको इसके अंक कभी नहीं मिलेंगे। अगर आपको पूर्ण अंक प्राप्त करने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी परिच्छेद में जो भी प्रश्न आप बनाते हैं वह परिच्छेद पे आधारित होना चाहिए, और साथ ही साथ दिए गए शब्द उसके उत्तर होने चाहिए। जैसे पैसों की, तो प्रश्न हमने बनाया गृहस्वामी के ख्याल से जूलिया को किसकी जरूरत थी? तो जूलिया को किसकी जरूरत थी? पैसों की जरूरत थी। और दूसरा हमने बनाया गृहस्वामी ने कितनी बार डायरी का वास्ता दिया? कितनी बार दिया उस परिच्छेद में? 2 बार दिया। तो उत्तर आया 2। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न निर्मित करने होते हैं। यहाँ पे आपको उन्हीं प्रश्नों के उत्तर सहित हैं, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए इसका। चलिए आइए आगे कृति 3 की ओर हम बढ़ते हैं। शब्द संपदा कृति। परिच्छेद में आए किन्हीं 3 अंकों का उपयोग कर मुहावरे लिखिए। हमें क्या करना है? किन्हीं भी 3 अंकों का उपयोग करते हुए मुहावरे लिखने हैं जो परिच्छेद में आए हो, मतलब उस पैराग्राफ में, दिए हुए पैराग्राफ में, परिच्छेद में आए हो। ऐसे 3 अंकों का उपयोग करते हुए हमें यहाँ पे मुहावरे लिखने हैं। तो यहाँ पे पहले आया था एक, तो हम यहाँ पे एक मुहावरा लिख सकते हैं, एक आंख से देखना, जिसका अर्थ होता है सबको समान देखना। सबको समान देखना। दूसरा अंक जो आया था, या एक अंक से हम और एक उत्तर लिख सकते हैं, यहाँ पे मुहावरा लिख सकते हैं, एक आंख न भाना, जिसका अर्थ होता है बिल्कुल न सुहाना। दूसरा जो अंक आया था वो था दो, दो कौड़ी का। उससे क्या मुहावरा बनेगा? दो कौड़ी का, जिसका अर्थ होता है तुच्छ, नीच, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। या हम और एक मुहावरा यहाँ पे दो से लिख सकते हैं, वो है दो टुक बात करना। दो टुक बात करना, जिसका अर्थ होता है थोड़े शब्दों में स्पष्ट बात करना। थोड़े शब्दों में स्पष्ट बात करना। तीसरा था 30, तो उसमें मुहावरा बनता है 30 मार्खा बनना। 30 मार्खा
बनना, जिसका अर्थ है अपने को शूरवीर समझना। तो इस प्रकार से ये 3 अंक थे। कौन कौन से? 1, 2 और 30, जिसपे आपको मुहावरे बना के लिखने थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। आपको नीचे 2 विराम चिन्ह दिए गए हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं। पहला जो विराम चिन्ह है वो है अल्प विराम। पहला जो चिन्ह आप देख रहे हैं वहां पे वो है अल्प विराम, और दूसरा जो है उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब आप एकदम से आश्चर्यचकित होते हैं तो उस वक्त ये चिन्ह का प्रयोग वहां पे किया जाता है, या आप चौंक जाते हैं तो उस वक्त भी यह चिन्ह का प्रयोग वहां पे किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। आपको 2 वाक्य वहां पे दिए हैं, वो 2 वाक्य हम देखते हैं कौन से हैं। जीवन संग्राम में सब लड़ रहे हैं, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे। और दूसरा है, भरत भैया ऐसा न कहो। भरत भैया ऐसा न कहो। तो देखते हैं अगले स्लाइड पे, इस पे कहाँ कहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। आखिरी में देखिए, जहां में सब लड़ रहे हैं, फिर वहां पे हमने विराम चिन्ह दिया है। फिर है कुछ जीतेंगे, फिर से हमने अल्प विराम दिया है, कुछ हारेंगे, और यहाँ पे पूर्ण विराम दिया है। अगला जो वाक्य था वो था भरत भैया, जहां पे हमने अल्प विराम दिया है, ऐसा ना कहो, और यहाँ पे हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए ये वाक्य को फिर से लिखना पड़ता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप निकाल लीजिए बच्चों। कृति 4, सोमत अभिव्यक्ति। सोमत अभिव्यक्ति जो इस प्रकार का प्रश्न आपको परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है, 2-2 अंक के लिए प्रश्न आता है। इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें सोमत अभिव्यक्ति का अर्थ होता है आपका मत, यानी आपके विचार, जो भी आपको लगता है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पे एक और बात की ध्यान देना है कि जो सभी हैं, सभी विद्यार्थी हैं, सबके उत्तर एक समान होंगे ऐसा नहीं होता। सबके विचार भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, तो सबके उत्तर भी यहाँ पे अलग हो सकते हैं। या शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके विचार मिलते हो तो आपके उत्तर भी एक जैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका मत होता है, जो भी आपके विचार होते हैं, जो आपको लगता है इस बारे में, जो भी विषय दिया है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक विषय दिया जाता है और इस विषय पे आधारित आपको यहाँ पे उत्तर लिखना होता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या विषय दिया है। यदि जूलिया की जगह आप होते तो विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। आपको विषय दिया है, यदि जूलिया की जगह आप होते तो आप क्या करते, इस विषय पे आपको यहाँ पे लिखना है। तो आइए किस प्रकार से उत्तर लिखना है वो हम देखते हैं। जूलिया एक सीधी सादी, डरपोक, दब्बू पर भली महिला है। उसकी इस बलमनसाहत का फायदा उठाकर लोग उसे धोखे से ठगते रहते हैं। गृहस्वामी धोखे से उसके तय किए हुए वेतन से 10 रूबल काट लेता है। 2 महीने 5 दिन काम करवा कर उसे केवल 2 महीने के पैसे देने की बात करता है और इतवार की छुट्टियों के भी पैसे काट लेता है। जूलिया उफ तक नहीं करती। यह उसके साथ सरासर अन्याय है। गृहस्वामी ने खुलेआम जूलिया को ठग लेने, धोखा देने और उस पर अत्याचार करने का काम किया है। अत्याचार सहन करना अपने आप पर अत्याचार करना होता है। यदि मैं जूलिया की जगह होता तो मैं अपनी सच्चाई पर अड़ा रहता और किसी भी हालत में यह अन्याय सहन नहीं करता। मैं अपना हक कभी भी नहीं छोड़ता।
इस प्रकार से जो आपको प्रश्न दिए जाएंगे तो उसके उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अभी देखिए यहाँ पे परिच्छेद जो है वो बदल रहा है कि जो वो दिए जाए। परिच्छेद शुरू होता है जूलिया दबे स्वर में जी आपसे, और अंत होता है जी सुन रही हूँ। शुरुआत है नहीं हूँ। तो पहला प्रश्न है, परिच्छेद पर आधारित दो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। परिच्छेद पर आधारित दो ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। कौन कौन से? वान्या और एक है रूबल। वान्या और दूसरा क्या है? रूबल। ये दो प्रश्न हमें निर्मित करने हैं जिनके उत्तर ये शब्द आते हों। तो क्या प्रश्न बनेगा? पहला, कोल्या के अलावा जूली से कौन पढ़ता था? कोल्या के अलावा जूली से कौन पढ़ता था? तो उसका उत्तर क्या आएगा? कौन पढ़ता था उससे? वान्या। दूसरा प्रश्न है, रूसी मुद्रा का नाम क्या है? जो रूसी मुद्रा है जिसे अंग्रेजी में हम करेंसी कहते हैं, तो वो उसका नाम क्या है? तो क्या है? रूबल। प्रश्न दूसरा, आकृति पूर्ण कीजिए। जूलिया के मन का भाव दर्शाने वाला स्वर। जूलिया के मन का भाव दर्शाने वाला स्वर कौन सा भाव था यहाँ पे इस परिच्छेद में? रोता हुआ स्वर। रोता हुआ स्वर। अगला प्रश्न, जूलिया की लापरवाही से हुई दो घटनाएं। मतलब जूलिया से के कौन सी दो लापरवाही हो चुकी है ये यहाँ पे हमें लिखना है। तो कौन कौन सी लापरवाही के कारण दो घटनाएं घटित हुई हैं? उसके लापरवाही के कारण, खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फटना। मतलब जूलिया का ध्यान न होने के कारण बच्चे को खरोच लगी और उसके जैकेट फट गया। ये एक पहला है। और दूसरा है, उसके लापरवाही के कारण जो उसकी नौकरानी उसके जूते चुरा लेती। किसके? वान्या के। तो वान्या के नए जूते चुरा लिए जाना। यहाँ पे इनके उत्तर हैं। कोल्य के अलावा जूली से कौन पढ़ता था? तो उत्तर वान्या। रूसी मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। जूलिया के मन का भाव दर्शाने वाला स्वर रोता हुआ स्वर। जूलिया की लापरवाही से हुई दो घटनाएं, खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फटना और वान्या के नए जूते चुरा लिए जाना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप निकाल लीजिए। कृति 2, आकृति पूर्ण कीजिए। वर्ष के लिए जिस तिथि का महत्व होता है, कौन सी है वो तिथि? पहली जनवरी। पहली जनवरी वो तिथि है। तिथि यानी तारीख। दूसरा है, वह मूल्यवान चीज जिसके नुकसान का उल्लेख हुआ है। इस परिच्छेद में ऐसी एक मूल्यवान चीज है जिसके नुकसान का उल्लेख किया गया है। तो वो कौन सी है? वह है प्याली। मूल्यवान चीज क्या है? प्याली। अगला प्रश्न, संजाल पूर्ण कीजिए। गृहस्वामी के परिसर के सदस्य। गृहस्वामी के परिसर के सदस्य कौन कौन से हैं? गृहस्वामी खुद, कोल्या है जो उसका लड़का है, वान्या जो उसकी बेटी है, और गृहस्वामी की पत्नी। या आप इधर एक और नाम जोड़ सकते हैं, जूली। अगला जो प्रश्न है वह है, गृहस्वामी द्वारा खुद को अच्छा साबित करने के लिए कहा गया वाक्य। एक ऐसा हमें वाक्य यहाँ से परिच्छेद में से ढूंढ के बताना है जिसका अर्थ होता हो कि मैं अच्छा इंसान हूं। मतलब गृहस्वामी खुद की आ, तारीफ कर रहा है या खुद को अच्छा बता रहा है, ऐसा एक वाक्य हमें यहाँ से ढूंढ के लिखना है। तो वो वाक्य कौन सा है? मैं जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये वो वाक्य है।
तो उत्तर सहित इन प्रश्नों को हम देखते हैं। यहाँ पे वर्ष के लिए जिस तिथि का महत्व होता है वह है 1 जनवरी। वह मूल्यवान चीज जिसके नुकसान का उल्लेख हुआ है प्याली। गृहस्वामी के परिसर के सदस्य गृहस्वामी, कोल्या, वान्या और गृहस्वामी की पत्नी। और अंत में एक ऐसा हमें वाक्य बताना था जिसमें गृहस्वामी खुद को अच्छा साबित करने का प्रयत्न कर रहा है। तो वाक्य क्या है? मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर से सोमत अभिव्यक्ति का प्रश्न है जिसमें एक विषय दिया है, उसमें हमें अपने विचार लिखने हैं। कई विषय है, कई बार अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा जाता है। ये देखकर मेरे मन में विचार आए। मतलब आपने कभी देखा होगा किसी गरीब को ठगा जा रहा है और ये देख के आपके मन में क्या विचार है आपको यहाँ पे लिखना है। तो किस प्रकार से हम उत्तर लिख सकते हैं? गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीबों को न चाहते हुए भी मजबूरी में शोषण का शिकार होना पड़ता है। लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उन पर तरह तरह के अन्याय करते हैं। इस बात को जानते हुए भी वे चुप रहते हैं। उनकी यह खामोशी लोगों को उन पर और अत्याचार करने का निमंत्रण देती है। गरीबों को अन्याय का विरोध करने का यथाशक्ति साहस करना चाहिए। उनमें जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्हें अपनी दब्बूपन की प्रवृत्ति त्यागनी होगी और अपने अधिकारों को समझना और उसके लिए दृढ़तापूर्वक अडिग रहना चाहिए। तो जो आपके मन में विचार आते हैं, जिस प्रकार से आपको लगता है, आपको यह यहाँ पे 60 से 70 शब्दों में आपके विचार यहाँ पे लिखने होते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है जूलिया के दो काम। जूलिया के दो काम। तो हमने पहले भी ये प्रश्न देखा है। जूलिया के कौन से दो काम है? बच्चों को पढ़ाना और बच्चों की देखभाल करना। जूतों के लिए काटी गई रकम, मतलब जूते का जो नुकसान हुआ है, जो जूते चुरा लिए गए थे, उसके लिए कितनी रकम काटी गई थी, मतलब कितने पैसे जूलिया की तनख्वाह में से काट लिए गए थे। तो कितने काटे गए थे? उसका उत्तर है 5 रूबल। कितने काटे गए थे? कुल 5 रूबल। मालकिन द्वारा दी गई रकम। मालकिन ने जूलिया को कितने पैसे दिए थे वो यहाँ पे लिखने। तो कितने दिए गए थे? कुल 3 रूबल उस मालकिन ने जूलिया को यहाँ पे दिए थे। उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है? उचित विकल्प ढूंढना है और वो वहां पे लिखना है। जूलिया अपने काम में ढील देगी तो, आगे आपको रिक्त स्थान दिया है। जूलिया अपने काम में ढील देगी तो 3 जो आपको यहाँ पे पर्याय दिए गए हैं वो हैं, उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उसके पैसे कट जाएंगे, उसे देर तक काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है वो हमें ढूंढ के उस रिक्त स्थान में लिखना है। तो क्या है सही उत्तर? उसके पैसे कट जाएंगे। तो वाक्य बनेगा जूलिया अपने काम में ढील देगी तो उसके पैसे कट जाएंगे। यहाँ पे उसका उत्तर है जूलिया के दो काम, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की देखभाल करना। जूते के लिए काटी गई रकम क्या है? 5 रूबल। और मालकिन द्वारा दी गई रकम कुल 3 रूबल। और जो रिक्त स्थान में सही पर्याय हमें निश्चित करके लिखना था वो है जूलिया अपने काम में ढील देगी तो उसके पैसे कट जाएंगे। आइए कृति 2 की ओर बढ़ते हैं। आकलन कृति
परिच्छेद पे आधारित दो ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित हो 14 और 10 जनवरी को। तो ये दो उत्तर आने चाहिए, ऐसे हमें दो प्रश्न निर्मित करने हैं जो परिच्छेद पे आधारित हो। तो यहाँ पे क्या प्रश्न बनेगा? पहला, 41 में से 27 घटाने पर कितने बचे? 41 में से 27 घटाने पर कितने बचे? यह परिच्छेद में से बनाया गया प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा था 10 जनवरी को, तो उस पे प्रश्न बनेगा, गृह स्वामी के अनुसार जूलिया को 10 रूबल कब दिए गए? तो कब दिए गए थे? 10 जनवरी को दिए गए। अगली आकलन कृति है, आकृति पूर्ण कीजिए। जूलिया के मन का भाव दर्शाने वाला स्वर। अब इस परिच्छेद में कौन सा है वह हमें लिखना है। तो यहाँ पे है कांपता हुआ स्वर। जूलिया के मन के भाव को दर्शाने वाला स्वर तो कौन सा है? कांपता हुआ स्वर। गृह स्वामी ने दिए जूलिया को नकद, तो नकद कितने रुपए दिए अंत में? हमने देखा था कहानी के पाठ के कि कुल जो पैसे थे, कितने रकम थी जो गृह स्वामी ने अंत में जूलिया को दिए, तो कितने थे? 11 रूबल। केवल 80 में से 11 रूबल जो है गृह स्वामी ने जूलिया को यहाँ पे दिए थे। तो फिर से हम इनके उत्तर देख लेते हैं। 41 में से 27 घटाने पर कितने बचे? तो जो पहला शब्द दिया गया था 14, उसका उत्तर आएगा। गृह स्वामी के अनुसार जूलिया को 10 रूबल कब दिए गए थे? तो 10 जनवरी को। जूलिया के मन का भाव दर्शाने वाला स्वर कांपता हुआ स्वर। गृह स्वामी ने दिए जूलिया को नकद, कितने दिए थे? 11 रूबल। फिर से सोमत अभिव्यक्ति का एक और प्रश्न आया है। जीवन में डायरी का महत्व विषय पर 8 से 10 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। अब विषय क्या है? डायरी का महत्व। जीवन में डायरी का महत्व, इस विषय पे आपको आपका मत लिखना है। यहाँ पे डायरी लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। डायरी में अपने दिन भर के किए गए कार्यों तथा घटनाओं का वर्णन लिखा जाता है। डायरी में लोग अपनी निजी बातें भी लिखते हैं। धीरे धीरे डायरी काफी भर जाती है, तो इसमें लिखी गई बातें पढ़ने से अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर मिलता है। लोग डायरियों को बहुत संभाल कर रखते हैं। महान व्यक्तियों के महान बनने में डायरियों का बड़ा योगदान रहा है। महापुरुषों महापुरुषों की आत्मकथा में डायरी में लिखी हुई घटनाओं का उल्लेख होता है। मनुष्य के जीवन में अनेक शुभ अशुभ घटनाएं घटती हैं। इन सारी घटनाओं को याद रखना असंभव होता है। इन्हें याद रखने में डायरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह हमारे जीवन में डायरी का बहुत महत्व है। तो यहाँ पे आपको डायरी का महत्व बताना था। इस प्रकार हम डायरी का जो महत्व है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी इन उत्तरों के निकालते चल रहे होंगे। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अब यह हमारा आखिरी जो परिच्छेद है वो है गुस्से से तुतलाने लगता है। यहाँ से शुरुआत है इसकी और अंत होता है कोई स्थान नहीं है यहाँ पे। गुस्से से तुतलाने लगता है, यहाँ से शुरुआत है और कोई स्थान नहीं है यहाँ पे इस परिच्छेद का अंत होता है। कारण लिखिए। पहला क्या प्रश्न है यहाँ पे? कारण लिखिए। गृहस्वामी का जूलिया के संसार के साथ लड़ने के लिए कहने का कारण।
गोस्वामी का जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहने का कारण, क्या कारण था? किस वजह से गोस्वामी ने जूलिया को संसार से लड़ने के लिए कहा? माफ कीजिएगा, पहले एक और प्रश्न था यहाँ पे। गोस्वामी द्वारा जूलिया से माफी मांगना, क्या वजह थी कि गोस्वामी ने जूलिया से यहाँ पे माफी मांगी? उसका उत्तर है जूलिया के साथ क्रूर मजाक करना, क्योंकि गोस्वामी ने जूलिया के साथ क्या किया था? क्रूर मजाक किया था। क्रूर यानी बहुत बुरा मजाक किया था। अगला जो प्रश्न यहाँ पे है वह है गोस्वामी का जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहने का कारण, क्या कारण है? तो उसका उत्तर है ताकि वो अपने आप को बचाए रख सके। अगर वो संसार से नहीं लड़ेगी, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगी, तो संसार उसे ठग लेगा। तो इसलिए गोस्वामी ने जूलिया को संसार से लड़ने के लिए क्यों कहा? ताकि वह अपने आप को बचाए रख सके। अगला प्रश्न, जूलिया द्वारा अन्य लोगों की गोस्वामी से तुलना। जूलिया द्वारा अन्य लोगों की गोस्वामी से तुलना, मतलब गोस्वामी और जो अन्य लोग हैं उनमें तुलना कर रही है यहाँ पे जूलिया। तो अन्य लोगों की क्या उसने बात बताई और गोस्वामी के बारे में क्या कहा, वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो अन्य लोग काम करवा कर कुछ नहीं दिया, मतलब जूलिया से काम भी करवाया और उसके बदले में उसको तनख्वाह नहीं दी। और गोस्वामी कम से कम कुछ तो दिया। दोनों में फर्क क्या है? अन्य लोगों ने काम करवाया और कुछ नहीं दिया, गोस्वामी ने कुछ तो दिया। अगला है गोस्वामी का जूलिया से क्रूर मजाक करने का उद्देश्य। गोस्वामी का जूलिया के साथ क्रूर मजाक करने का उद्देश्य क्या था? जूलिया को सबक सिखाना। मतलब जो इतना डरपोक तरीके से वो रहती थी, डरी डरी रहती थी, तो वो उसे बदलने की कोशिश कर रहा था। तो जूलिया को सबक सिखाने के लिए गोस्वामी ने जूलिया के साथ इतना क्रूर मजाक किया। यहाँ पे इन प्रश्नों के उत्तर हैं, जिसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लीजिए। कृति 2, आकलन कृति, संजाल पूर्ण कीजिए। यहाँ पे जो संजाल दिया है हमें, वो हमें पूर्ण करना है। गद्यांश में आया संसार, गद्यांश में जो संसार आया है तो उसकी क्या बातें हैं वो हमें लिखनी है, किस प्रकार का है। तो संसार कैसा है? क्रूर, निर्मम, हृदयहीन और कठोर। क्या क्या है? 4 जगह है, तो 4 लिखने हमें। पहला है क्रूर, दूसरा निर्मम, तीसरा हृदयहीन और चौथा कठोर। अगला है निर्दय संसार से लड़ने को के हथियार। जो संसार है उससे लड़ने के हथियार कौन से हैं? दांत और पंजे। संसार में जिनके लिए कोई स्थान नहीं है वे, तो कौन है जिसमें संसार में जिनके लिए स्थान नहीं है? वो है दब्बू और रीढ़ रहित लोग। जो दब्बू लोग है वो भी, और जो रीढ़ रहित लोग हैं वो भी। इसका भी स्क्रीनशॉट निकालते चलिए। यहाँ पे उत्तर है गद्यांश में आया संसार क्रूर, निर्मम, हृदयहीन, कठोर। निर्दय संसार से लड़ने के हथियार कौन कौन से हैं? दांत और पंजे। संसार में जिनके लिए कोई स्थान नहीं है वे कौन से हैं? दब्बू और रीढ़ रहित लोग। सोमत अभिव्यक्ति, संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, इस विषय पर 8 से 10 वाक्यों में अपने विचार लिखना है। विषय क्या है? संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, इस विषय पे आपको लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं हम? लकड़हारा भी जंगल से लकड़ी काटने जाता है तो वह सीधे पेड़ की को ही काटने की तलाश करता है, टेढ़े पेड़ को वह भी छोड़ देता है। यही हाल मनुष्यों का भी है।
भले लोग पर कोई भी अन्याय करने में नहीं चूकता। भला आदमी अपने भलमनसाहत के कारण छोटे मोटे अन्याय का विरोध करना उचित नहीं समझता, पर लोग इसका उल्टा अर्थ लगाते हैं। इस तरह के व्यक्ति को लोग दब्बू और बिना रीढ़ का समझने लगते हैं, और उन्हें ऐसे लोगों के साथ अन्याय करने में झिझक नहीं होती। यह बात भले लोगों को समझने की जरूरत है। आज जरूरत है अपने आप को बचाए रखने के लिए कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से अपने हित के लिए लड़ने की, शोषण करने वालों को मुंह की खिलाने की। तभी कोई संसार में समान सम्मान से जीवित रह सकता है। दब्बू और बिना रीढ़ के लोगों के लिए संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखना मुश्किल है। ये सोमत अभिव्यक्ति का प्रश्न था, जिसमें हम ये लिख रहे थे कि संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होता। इस विषय पे अपने विचार लिखने थे। इसके आगे के जो प्रश्न है वो परिच्छेद पे आधारित नहीं है, वो है भाषा अध्ययन यानी व्याकरण के। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको 2 शब्द दिए गए हैं, उसका वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। एक है निर्मम और दूसरा है अन्याय। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? इस निर्मम संसार से लड़ना जरूरी है। और अन्याय पे हम वाक्य बना सकते हैं, किसी के हक के पैसे न देना अन्याय है। किसी के हक के पैसे न देना अन्याय है। अगला था शब्द भेद का ही ये भी। निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखित शब्दों के भेद पहचानिए। यहाँ पे हमें भेद पहचानना है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, इस वाक्य में कुछ को अधोरेखित किया गया है, तो उसका हमें भेद पहचानना है। तो उसका भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा वाक्य है, तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं, और 2 को यहाँ पे अधोरेखांकित किया है, तो उसका जो भेद है वो है विशेषण। जो शब्द अधोरेखांकित किया है उसका भेद क्या है? विशेषण। अब अव्यय पे आधारित जो शब्द भेद वाले नियमों का प्रयोग कीजिए। अव्यय क्या होते हैं बच्चों? अव्यय वो शब्द होते हैं जिनका वचन, लिंग, स्थान, किसी भी चीज का कोई भी असर नहीं होता, जिनमें कभी भी विकार उत्पन्न नहीं होता, उन शब्दों को अव्यय कहा जाता है। चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, तो भी वो शब्द जैसे के वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं आता। चाहे वहां पे एक वचन हो, बहुवचन हो, फिर भी वो शब्द वैसे ही रहते हैं, उन शब्दों को अव्यय कहा जाता है। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अरे, क्योंकि और साथ। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे उत्तर में? अरे, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? क्योंकि पे आधारित जूलिया रोने लगी क्योंकि गृहस्वामी ने उसे ठग लिया था। साथ पे आधारित विद्या अपने भाई के साथ विद्यालय गई। विद्या अपने भाई के साथ विद्यालय गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में अव्यय पहचान कर उनके भेद लिखिए। निम्नलिखित वाक्य में अव्यय पहचान कर उनके भेद लिखिए। उत्तर है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वह मुझे मालकिन ने दिए थे। तो यहाँ पे जो अव्यय है वो है और कौन सा अव्यय है वो? समुच्चय बोधक अव्यय। आप जब व्याकरण पढ़ेंगे उसमें इनके अर्थ आपको विस्तारित रूप से मिल जाएंगे। तो कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा वाक्य, जूलिया बहुत रोई। तो यहाँ पे अधोरेखांकित किसको किया हमने? बहुत को किया है, और जिसका भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। जूलिया बहुत रोई, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय।
काल परिवर्तन पे आधारित कुछ प्रश्न इसी पाठ पे से। निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। मैं हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। इसको हमें अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो क्या आएगा? मैं हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही दे रहा था। अपूर्ण भूतकाल में इसको हमने परिवर्तित किया है। अगला वाक्य है, मैं क्या गलत कह रहा हूं? मैं क्या गलत कह रहा हूं? इसे हमें सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। तो इसका उत्तर आएगा, मैं क्या गलत कहता हूं? मैं क्या गलत कहता हूं? सामान्य वर्तमान काल। तीसरा, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। इसे सामान्य भविष्य काल में परिवर्तित करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं, इस वाक्य को। तो क्या आएगा इसका उत्तर? तुम्हें इसी के तो पैसे मिलेंगे। ये हो गया सामान्य भविष्य काल। संधि तालिका पूर्ण कीजिए। पहला जो शब्द हमें दिया है वो दिया है सूर्योदय। संधि विच्छेद करना है और संधि भेद लिखना है। सूर्योदय, तो हम क्या लिख सकते हैं? सूर्य अधिक उदय, और ये है स्वर संधि। कभी भी याद रखना बच्चों, अधिक के बाद में जो शब्द दिया जाता है उसकी शुरुआत अगर स्वर से हो रही है तो वो स्वर संधि होता है, और व्यंजन से हो रही है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर यानी अ, आ, ई, ये जो होते हैं स्वर, और क ख ग घ जो होते हैं वो होते हैं व्यंजन। तो अगर दूसरा जो शब्द है अधिक के बाद वाला, अगर वो स्वर है तो उसे स्वर संधि कहना है, और अगर वो व्यंजन है तो उसे व्यंजन संधि कहना है। तो पहला था सूर्योदय, तो हमने लिखा सूर्य अधिक उदय, स्वर संधि। दूसरा हमें दिया गया था उत प्लस नति, तो इसकी संधि क्या है? उन्नति है, और इसका संधि भेद है व्यंजन संधि। तीसरा है संकल्प, संधि विच्छेद है सम प्लस कल्प, संधि भेद होता है व्यंजन संधि। वाक्य भेद हमें यहाँ पे लिखना है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार लिखिए। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? तो कैसा है? ये प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए प्रश्नार्थक वाक्य है। यहाँ बैठो जूलिया, यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है, इसलिए आज्ञार्थक वाक्य है। 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट तोड़ी थी। ये विधान किया जा रहा है, ये एक चीज बताई जा रही है, तो ये विधानार्थक वाक्य होता है। यहाँ पे अगला जो प्रश्न है मुहावरे, तो मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कसर ना छोड़ना, इसका अर्थ क्या है? पूरा पूरा प्रयत्न करना। और वाक्य हम क्या लिख सकते हैं? सीमा पर भारतीय सैनिक पाकिस्तानी आतंकवादियों को भगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आंसू पीना। और एक और बात याद रखनी है बच्चों, जब इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं मुहावरों का अर्थ लिख के वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो वाक्य में उसका अर्थ नहीं लिखना है। आपको जो मुहावरा दिया गया है वही मुहावरे का प्रयोग आपको वाक्य में करना है। दूसरा है आंसू पीना। घोर दुख होने पर भी शांत रहना। आंसू पीने का अर्थ क्या है? घोर दुख होने पर भी शांत रहना। तो वाक्य है, गृहस्वामी ने नौकरानी पर काफी अन्याय किया, पर वह आंसू पीकर रह गई। आंसू पीकर रह गई। तीसरा है हड़प लेना। अर्थ होता है छीन लेना। वाक्य क्या है? चीन ने हमारे देश की काफी भूमि हड़प ली है। चीन ने हमारे देश की काफी भूमि हड़प ली है। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। अब यहाँ पे क्या करना है? उचित मुहावरे का चयन करना है और वाक्य को पूर्ण करना है। तो वाक्य बनता है, दुकानदार ने ग्राहक को धोखा दे दिया। दुकानदार ने ग्राहक को धोखा दे दिया। तो धोखा दे दिया के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? दुकानदार ने ग्राहक को ठग लिया। धोखा दे दिया यानी उसे ठग लिया। पुलिस ने गुंडे को अच्छा दंड दिया। तो अच्छा दंड दिया की जगह हम कौन सा मुहावरा लिख सकते हैं? पुलिस ने गुंडे को सबक सिखाया।
वाक्य शुद्धिकरण। जूलिया, तुमने 3 दिन छुट्टी और ले लिया है। तो इस प्रकार से वाक्य हम नहीं कहते हैं, तो वाक्य क्या बनेगा? जूलिया, तुमने 3 छुट्टियां और ले ली है। इस प्रकार से ये वाक्य शुद्ध करके हमें लिखना है। आप कह रहे हैं तो आपने दी ही होगी। तो ये वाक्य भी क्या है? अशुद्ध वाक्य है। तो इसे शुद्ध करके कैसे लिख सकते हैं? आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। इस प्रकार से ये सही वाक्य यहाँ पे आता है। प्रधान क्रिया पे आधारित प्रश्न किस प्रकार से आपको पूछा जाता है? प्रधान क्रिया चाट कर लिखिए। महेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्रिया क्या है? यहाँ पे प्रधान क्रिया पढ़, यानी पढ़ना। नलिन शाम से सो रहा है, तो यहाँ पे क्रिया कौन सी है? सो, यानी सोना। तो आपको यहाँ पे क्रिया छाट के लिखना था। सहायक क्रिया। निम्नलिखित सहायक क्रियाओं का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। एक है सकना, तो उसका प्रयोग कैसे करेंगे? जूलिया, तुम उन लोगों से एक पैसा नहीं ले सकी। और दूसरा शब्द दिया है लाना, मैं कल अपना सामान उठा लाऊंगा। लाना का क्या हो गया? लाऊंगा। और सकना का हो गया है यहाँ पे सकी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रियाएं छाटकर लिखिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? लो अपने 11 रूबल संभाल लो। तो सहायक क्रिया में छाटनी, तो सहायक क्रिया क्या है? लो, यानी लेना। जूलिया, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तो यहाँ पे है यानी होना। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि यहाँ पे आप लोगों को सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे, स्वाध्याय प्रश्न जो हैं। तो आज का जो पाठ है हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा जो दिया गया समय वो यहाँ पे समाप्त होता है।